देखिए भारत के पास, मुझे बताइए ऑप्शन क्या है। अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ, ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप मना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपको याद होगा जब बातचीत चल रही थी मनमोहन सिंह सरकार की और मुशर्रफ के टाइम की, तब किताबें भी लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने भी लिखी हैं किताबें, क्यों उस समय उनका जो बातचीत हो गई थी, हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने। और वो हिडन हैंड जो था, वो इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए। हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास, देखिए चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है ईस्ट लद्दाख में, हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 टाइम्स माई इकॉनमी। अरे भाई, ये इकॉनमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आज ही बैठे हुए हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, हाँ। वो अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की, वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं, देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना कि वो, देखिए, हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक डेलीगेशन भेजा, और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान का, जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मज़ा आया। अब गोदी मीडिया ने, भारतीय एंकर्स ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया, भारत की औकात दिखाना शुरू कर दिया कि उसकी असल में औकात है क्या, भारत किस जगह है। वैसे इनकी बढ़कें होती हैं, हर वक्त इनकी बढ़कें होती हैं, जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हमारी ये पावर है, हम इतनी पावर में है, हमारा फलां राफेल है, हमारा S4 है, फलां। लेकिन अब असल इनको अकल ठिकाने आई है। अब पता लगा कि बातों से कुछ नहीं होता। अब क्या होता है कि जी, अब ये कहते हैं कि जी भाई पाकिस्तान से कोई पंगा ना ले, पाकिस्तान से कोई पंगा ना ले, पाकिस्तान हमें जलील कर देगा, पाकिस्तान हमसे कश्मीर ले जाएगा, पाकिस्तान हमसे लद्दाख ले जाएगा। पाकिस्तान के पीछे जो है बैक पे चाइना खड़ा हुआ है, US के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं, जिसको कल ये सूरज बाप अपना समझते थे, आज ये कहते हैं कि जो है ना पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। तो हमें अब पाकिस्तान के साथ पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, सलामती की तरफ जाना चाहिए। तब जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान से लड़ सकें, फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। कल ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है कटोरा लेके घूम रहा है कि किसी से कुछ ले रहा है, किसी से तो, लेकिन अब इनकी औकात ये है कि अब इनको अपनी जो है, एक इंसान होता है ना, अपनी भड़के मारता रहता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये वही वाली बात हुई है कि अंदर से खोखले हैं, वैसे भड़के मारते रहते हैं। क्या रिपोर्ट कर रहा है ये मीडिया, आप सुनते जाएं और एंजॉय करते जाएं। ये समझिएगा, टेररिज्म इशू बना था 9/11 के बाद। उस समय जो था, जब प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर करा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसके बाद ये दुनिया में इशू बन गया टेररिज्म।
अभी जो इशू है वो एक अलग इशू है विच इज अबाउट स्टेट वॉर्स। अभी ईरान की लड़ाई हो रही है उसके साथ अमेरिका के और साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट लड़ रहे हैं, तो आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और क्योंकि दुनिया बदल रही है, एक जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, नए रूल्स बनने हैं, तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सामने आ रही हैं, तो स्टेट्स लड़ रही हैं। ये आतंकवादी जो है, एक का आतंकवादी जो होता है, एक का वो दूसरे का कुछ और होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी एयरफोर्स को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये एक गलत चीज़ है। एयरफोर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। और हद तो ये है प्रवीण जी, देखिए कि हमने तो फिर से बाजार खोल दिए हैं अपने तमाम चाइना के लिए। जिस इकोनॉमी का जिक्र हो रहा था कि अपनी कीमत पर हमने चाइना के लिए बाजार खोले हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि 1 साल सिंदूर का हम मना रहे हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर हमला किया, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे बताइए कि क्या ईरान के ऊपर जो थोपा गया युद्ध था, क्या वो ख़त्म हो गया? देखिए, ईरान के ऊपर जो युद्ध था, ईरान जीत चुका है, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपोलर वर्ल्ड में 2 बड़ी ताकतें कबूल कर रही हैं कि ईरान जीत चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, ये 27 फरवरी को गए थे सेंट पीटर्सबर्ग मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को। 1.5 घंटे इनकी बात हुई। उसके बाद ये चाइना गए, वांग ही ने इनको बुलाया। वहाँ दोनों जगह क्या बात हुई सामने आ गई है। बात ये हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के बात करने गए थे दोनों मुल्कों के अंदर ऑन द न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क, की लड़ाई के बाद का रीजनल फ्रेमवर्क वेस्ट एशिया में क्या होगा। तो पोस्ट वॉर बात होने लगी ऑलरेडी। जी हाँ, और द वेरी फैक्ट कि वो दोनों जो प्रेसिडेंट थे वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, मतलब वांग ही इधर से बात कर रहे थे, उनकी वांग ही से बात हुई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से, एंड ही मेट विद प्रेसिडेंट पुतिन फॉर आवर एंड हाफ, Iranian foreign minister. So the very fact they were talking is that they accept that let's talk on the post-war regional framework. तो खत्म हो गई जंग। तो ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। गलत वर्ड है, वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। तो वो भेजा हुआ है। सवाल ये है कि वो जीती हुई पार्टी है, वो कहते हैं हम अपने टाइम पे जवाब देंगे। रुक्का भेज दिया, दूल्हा आ नहीं रहा है। हाँ, तो so that is where we are. तो ये बहुत शानदार आप बात कह रहे हैं और आप आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानना पड़ेगा मुझे कि ये जंग खत्म हो गई, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है, जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि संधि तो भी हुई है। हाँ। 2 बड़ी ताकतों ने ये मान लिया है कि ईरान जीत चुका है। अच्छा, अब क्या है, अमेरिका इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा अमेरिका? बिकॉज जो नया रीजनल फ्रेमवर्क है उसके तहत ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिका को वेस्ट एशिया छोड़ना है। अब अमेरिका एकदम थोड़ा छोड़ देगा, तो जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पर ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि पोस्ट वॉर का ईरान शुरू हो रहा है चीन के साथ, ईरान, चाइना और रशिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मेरे पास कई सवाल हैं आपके लिए, और ये इन सवालों की अलग अलग ज्योग्राफी है। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरी जंग में अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं आना चाहिए था। अब हमें खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह अमेरिका को इस लड़ाई में लेकर आ जाए। कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये अमेरिका की जंग है ही नहीं।
देखिए, इजराइल अमेरिका का एक आउटपोस्ट है वेस्ट एशिया में, ये है उनका काम, और ये अमेरिका की जंग नहीं थी, तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट आज प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, पर क्योंकि ईरान ने ये लड़ाई लड़ रही है, ईरान जीत चुका है इस लड़ाई में। अब ईरान उस पोजीशन पे है, उस कगार पे है कि वो कह सकता है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, इसका नया नाम अब पर्शियन गल्फ स्टेट है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो हमारी और ओमान की होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो भी उस सिक्योरिटी में आ जाएं और हिस्सेदारी हो उनकी इस पूरे पर्शियन गल्फ तो ये बात आपने 2 महीने पहले कही थी, जब ये जंग सिर्फ छिड़ी ही थी, और आपने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल बदल जाएगा। लेकिन बीच में तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक कहने लगे कि आयतुल्ला और हम मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मैनेज कर लेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो 1 घंटे में जो बात बोलते हैं उसमें मुकर जाते हैं अगले आधे घंटे में। स्ट्रेटेजी क्या है किनकी? उन्हीं की। उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उनको देखिए, आज बहुत इट्स अ वेरी सैड थिंग, अमेरिका के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंट अपने विम से ही जस्ट थिंक्स ऑफ समथिंग इन द नेक्स्ट 1 आवर और वो सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, और उसके बाद फिर जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है। अगर एक ग्रेट पावर होती है, वो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी थोड़ा बनती है। जी, तो दोस्तों, आपने सुना, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, खूब अच्छे से इनका रोना धोना सुना होगा। तो आप जो है मज़ीद मज़े की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।